नहीं रहा। हो गया, चुप हो जाओ अब, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पिछली क्लास में हमने किया था ओम का नियम, ठीक है। क्या था ओम का नियम अपना? V बराबर I इंटू R। क्या था ये? ओम का नियम। इस ओम के नियम के अंदर हमने ये तो देख लिया था, ये ओम का नियम हमारा निकल के कहाँ से आया था, तो हमें ये जानना था कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में कोई संबंध होता भी है या नहीं होता है। तो इसी ओम के नियम से हमें ये पता चला था कि जैसे जैसे विद्युत धारा हम बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे विभवांतर हम बढ़ाते जाते हैं विद्युत धारा भी बढ़ती है, और जैसे जैसे विभवांतर कम करेंगे तो विद्युत धारा भी कम होगी। क्लियर है ना? यही चीज़ हमने सीखी थी, इसी से हमारा ये ओम का नियम निकल के आया था। क्लियर है? अब इस ओम के नियम के अंदर हमें इस I का और इस V का अच्छे से पता है, नॉलेज है इसकी, है ना। V तो वह है, यानी वह बल जिसकी वजह से आवेश चलते हैं। क्लियर है? और I क्या है? तो I उन आवेशों की चलने की वजह से जो चीज़ बनती है उसे ही हमने क्या कह रखा है? I, यानी कि विद्युत धारा। क्या इतना क्लियर है सबको? और ये है विभवांतर। अब हमें आज जो बात करनी है वो बात करनी है कि ओम के नियम के अंदर ये क्या आई थी नई चीज़, जिसे हमने क्या कहा था? प्रतिरोध। इस प्रतिरोध के बारे में हमें आज डिटेल में बात करनी कि ये क्या होता है, आया कहाँ से ये चीज़। तो एक चीज़ तो आपको सीधी सी समझ में आ रही है, यानी कि अगर काश एक मिनट के लिए कि ये R होता ही ना, तो क्या होता? तो ये होता कि हम जितना बल लगाते उतने ही आवेश चलते और उतनी ही विद्युत धारा बनती। क्लियर है ना? यानी कि जितना हम अपना बल लगाते, यानी कि अपनी ऊर्जा जितनी लगाते उससे काम भी उतना ही होता। इसका मतलब ये है। क्लियर है ना? या सिंपल सी भाषा में हमारी जितना हमारा विभवांतर था हमारी विद्युत धारा भी उतनी ही होती। इससे आपको इतना ही दिख रहा है, यही दिख रहा है ना? क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब उतनी नहीं होती तो उससे ज़्यादा होती है कि कम होती है? तो हमने देखा कम होती है। ठीक है? और उसके साथ हमें किसी से गुणा कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाती है? इसी विभवांतर के बराबर आ जाती है। और जिससे हम गुणा करते हैं उसी को हमने क्या बोला है? प्रतिरोध बल बोला है। क्लियर है? तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध वह चीज़ है जो किसको कम कर देती है? इस विभवांतर को कम कर देती है। क्लियर है ना? अगर इस विभवांतर को कम ना करती तो ये दोनों हमेशा बराबर रहते। क्लियर है? समझ रहे हो? विद्युत धारा क्या है या विभवांतर क्या है? तो विभवांतर है कि वो कितना धक्का लगा रहा है आवेश को चलाने के लिए। क्लियर है? और आवेश चलेगा उसे हमने बोला है विद्युत धारा। क्लियर है ना? लेकिन उसने बाहर से धक्का लगाया लेकिन आवेश चला ही नहीं, तो वहाँ पे विद्युत धारा नहीं होगी। तो वहाँ पे कौन ज़्यादा है? प्रतिरोध ज़्यादा है। क्लियर है ना? यानी कि ये वो चीज़ है जो आवेश को चलने से रोकती है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि ये जो R है ये एक किस्म की रुकावट है। किसके चलने में रुकावट है? आवेश को चलने में रुकावट है। और आवेश का चलना ही क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में रुकावट कौन है? प्रतिरोध। क्लियर है? तो प्रतिरोध का मतलब तो आपको सबको क्लियर हुआ। क्या है प्रतिरोध? आवेश को या आवेश को चलने में रुकावटें पैदा करना प्रतिरोध है। क्लियर है? वो कितनी होगी? जैसे कि मान लो यही है, इसके अंदर मैंने इधर से एक वायर कनेक्ट की और इधर से एक वायर कनेक्ट की, लेकिन इसके अंदर से क्या विद्युत धारा जाएगी? क्या नहीं जाती। इसका मतलब इसके अंदर कौन रुकावट पैदा कर, या इसका क्या ज़्यादा है? प्रतिरोध ज़्यादा है। समझ रहे हो ना कि ये अपने अंदर किसको नहीं चलने दे रहा? आवेश को नहीं चलने दे रहा। प्रतिरोध का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि यह विद्युत धारा को चलने में रुकावट पैदा करता है। क्लियर है? तो एक बार इस हम प्रतिरोध को लिख ही लेते हैं कि यह प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है? और अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि प्रतिरोध क्या है।
तो प्रतिरोध तो आपको पता है आवेश को चलने में। अच्छा यहाँ पे मैं ये लिख देता आवेश की प्रवाह की जगह कि विद्युत धारा को प्रवाह में आने वाली रुकावटें, तब भी हम इसको प्रतिरोध ही बोलेंगे ना। सेम है, आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा एक ही बात है। क्लियर। और बार बार मैं ये शब्द दोनों एक साथ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार आपको बोल दिया जाएगा आवेश का प्रवाह या आवेश का चलना, तो आप वहाँ पे समझ जाना वो क्या है, विद्युत धारा। और सिंपल आवेश बोला गया है तो वो क्या है, आवेश ही है, वो विद्युत धारा नहीं है। क्लियर है ना। विद्युत धारा कोई अलग से चीज़ नहीं है। मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ये डॉट है। क्लियर है। और यही डॉट चलना शुरू कर दे ऐसे, पहले यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ और चलता जा रहा है, तो इसी डॉट ने क्या बना ली, विद्युत धारा बना। क्लियर है ना। पहले ये आवेश है और अब ये चलने लग गया तो ये क्या बन गया, विद्युत धारा। इसका प्रतीक क्या है, R। इसे आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या है, यानी इसको हम मापेंगे कैसे। हर एक चीज़ को मापने के लिए हमने इकाई बनाई है। विद्युत धारा को मापने के लिए हमने क्या बनाया है, एम्पियर। एम्पियर से ही नापते हैं। इकाई क्या है, वो एमीटर है, वो तो यंत्र है, डिवाइस है। क्लियर है। विद्युत धारा को हम एम्पियर से नापते हैं, वैसे ही इसको विभवांतर को किससे नापते हैं, वोल्ट से नापते हैं। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि इसको हम प्रतिरोध को मापेंगे कैसे। ठीक है। तो इसको मापने के लिए भी हमें एक अलग से इकाई बनानी पड़ी। अब इसको प्रतिरोध किसने बताया था, सबसे पहले ओम ने ही बताया था। तो इसका नाम भी, प्रतिरोध का नाम भी हम उसी साइंटिस्ट के सम्मान में रख देते हैं। क्लियर है। तो इस प्रतिरोध को मापने की इकाई या प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। क्या है, ओम। क्लियर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। जैसे एम्पियर को हमने एक लेटर से लिखा था, क्या नाम था वो, ए, यही था ना। ऐसे ही इस ओम को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है। ये खाना ज़्यादा खाता है इसलिए इसका पेट बड़ा हो गया है, ऐसे याद रख लेना। क्लियर है ना। सिर्फ पेट ही बड़ा है, बाकी बिल्कुल सूखला है। अब इसके बाद एक ओम कितना होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जैसे ही हमने एम्पियर की बात कही, हमने यही बात की थी कि एक एम्पियर कितना होता है भाई। ऐसे ही हमने जब वोल्ट की बात की थी, हमने यही बात की थी कि एक वोल्ट कितना होता है भाई, यही बात की थी ना। समझ रहे हो कि नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि एक ओम को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। क्लियर है क्या सबको। हाँ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एक ओम को परिभाषित करें। फॉर्मूला I बराबर है Q/T। अब आपको बताना है एक एम्पियर, तो यहाँ पे कर दो एक एम्पियर। आवेश क्या हो जाएगा, एक कूलम, और टाइम क्या हो जाएगा, एक सेकंड। ठीक है। एक कूलम आवेश जब एक सेकंड में जाए तो विद्युत धारा एक एम्पियर। कर दिया हमने एक एम्पियर परिभाषित। क्लियर है ना। ऐसे याद रखना है, अगर रट्टा मारोगे तो परिभाषा याद होती ही नहीं है। क्लियर है ना। अब विद्युत इसके लिए, प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V बराबर है IR, क्योंकि हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखना है जिसके अंदर ये प्रतिरोध यानी कि R जिसके अंदर आता हो, तभी तो हम बाकियों को 1 1 कर पाएंगे। क्लियर है ना। V बराबर है I × R। क्लियर है। ये फॉर्मूला सबको पता है। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया ये, ओम के नियम से। क्लियर है। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, R के बारे में बताना है। तो ये गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, R बराबर है V/I। क्लियर है क्या। हाँ। अब आपको क्या बताना है, 1 ओम बताना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1। ये रहा 1 ओम, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, और डिवाइड बाय 1। हाँ ठीक है ना। 1 ओम कितना होता है, या 1 ओम कितना होता है, तो सिंपल आपने लिख दिया 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इतने से भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है ना। ये है अपने इस चैप्टर की खूबसूरती। 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर।
ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, तो इसको हम लिखेंगे जब 1 एम्पियर विद्युत धारा, या यूँ कहें कि 2 तार है, एक तार है, इसका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों के बीच में अगर 1 वोल्ट का विभवांतर हो जाए और 1 एम्पियर धारा उसके अंदर से जाए तो प्रतिरोध है वो 1 ओम हो जाता है। क्लियर है, समझ रहे हो क्या? जो आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है उसी को लाइनों में, शब्दों में लिखना है बस। अब वो कौन है जो रुकावटें पैदा कर सकते हैं आवेश को चलने में, हमें उनकी बात करनी है, ठीक है ना। यानी कि प्रतिरोध तो अब हमें बात करनी है कि ये प्रतिरोध किस वजह से होता है, ठीक है। वजह मतलब क्या रीज़न है कि प्रतिरोध होता है। अगर ये प्रतिरोध ना होता तो जितना हम बल लगाते उससे उतने ही आवेश चलाते। जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 आवेश है ऐसे, ठीक है, लाइन में ऐसे बैठे हुए हैं और इधर से कोई इनको धक्का मार रहा है, ठीक है, चारों को धक्का मार रहा है तो चलने क्या चाहिए, चारों ही चलने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे दीवार है, ठीक है, तो कितने चलेंगे? धक्का तो इस पे भी लग रहा है लेकिन चलेंगे कितने? ठीक है, तो धक्का कितना लगा? धक्का तो लगा 4, समझ में आ रहा है ना इतना, लेकिन चले कितने? 3। लेकिन अपना थोड़ा सा मज़ा तो ख़राब हो गया ना। एक किस्म से यूँ ही कह सकते हैं हम कि 4 का हमने धक्का लगाया तो आगे भी 4 ही चलने चाहिए थे, मज़ा ही आ जाता, ठीक है। उससे फिर क्या होता? उससे ये होता कि जैसे हमारे घर पे जो अब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, उसके अंदर बहुत सारी तो जो विद्युत धारा है वो लाइन लॉस में चली जाती है। लाइन लॉस का मतलब है कि हमारे तक जो आवेश चल के आते हैं ना, उसमें बीच में ये ऐसे बहुत सारी रुकावटें आती है, तो जितने आवेश पीछे से भेजे जाते हैं ना उतने पहुंचते ही नहीं अपने। और अगर सारे के सारे पहुंचते हैं ना तो एक बार विद्युत धारा बनाने की ज़रूरत थी, उसके बाद वो चलते रहते, हमारा पंखा कभी रुकता ही नहीं, ठीक है, हमारी बल्ब है वो जलता रहता। क्लियर है ना। लेकिन वो नहीं जलता, क्यों? क्योंकि हर बार एक बार धक्का मारा इसको, अब ये तो नहीं चला लेकिन ये 3 चल पड़े, क्या ये हमेशा चलते रहेंगे? नहीं, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं रुकावटें आ सकती है, और जहाँ पे भी रुकावटें आई रुक जाएंगे। समझ रहे हो क्या इतना? प्रतिरोध का मतलब तो सबको समझ में आया ना। तो प्रतिरोध का मतलब है हमने इधर से 4 चलाए, चले 3 ही, एक के आगे दीवार आ गई, ठीक है। अब ये आवेश चलते किसके अंदर है? तार के अंदर चलते हैं, इतना तो सबको पता है ना। तो तार, उस तार के अंदर ऐसी दीवार बनाता कौन है? कौन ऐसी दीवार निम्न चीज़, ठीक है। तो हमने शुरू में ही ऐसे वायर बनाई थी एक, उसके अंदर कौन है? तो तार पदार्थ का बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही चीज़ होते हैं। क्लियर है। चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन, बाकी नहीं चलते। वो जो नहीं चलते ना वही बीच में आके खड़े हो जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ से फटाफट बच्चों बाहर निकलो, ठीक है, और 2-3 बच्चे यहाँ पे बीच में खड़े हो गए, वो बाकियों को नहीं चलने देगा ना, समझ रहे हो। वही क्या है? प्रतिरोध। यानी कि मैं कहूँ 5 मिनट में सारे बाहर निकल जाओ, लेकिन 2-3 बच्चे यहीं फंसे रह गए, किसकी वजह से? जो यहाँ से नहीं चल रहे थे उनकी वजह से ना, यही है ना। वो तो जो 4 बच्चे यहाँ पे रुके हों वही क्या है? प्रतिरोध क्रिएट कर रहे हैं, अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि चलने से रोक रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं चलने में। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे इस वायर के अंदर होता है। तार के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और कैसे होते हैं? तो बीच में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे चलते कौन है? इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल के चल पड़ता है, ठीक है, जैसे इधर से धक्का लगा, लेकिन ये तो नहीं चलते हैं ना। क्लियर है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके सामने भी, यहाँ पे मान लो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, एक यहाँ पे है इसके अंदर ये नाभिक है। क्लियर है। तो ये यहाँ से चलेगा और चलता चलता इससे टकरा जाएगा, टकरा के रुक जाएगा। समझ रहे हो क्या? इससे आगे यहाँ पे रुक जाए, फिर से इसको धक्का लगाना पड़ेगा, फिर से धक्का आया, यहाँ से चल के आगे किसी से टकरा जाएगा। टकरा किससे रहा है? तो नाभिक से टकरा रहा है, यानी कि जो नहीं चलते प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे टकरा रहा है। क्लियर है। और जैसे ही टकरा गया रुक जाएगा, हमें फिर से धक्का लगाना पड़ेगा, फिर से आवेश चलेगा, फिर से आगे किसी से टकरा जाएगा। क्या समझ रहे हो इतना? ठीक है ना। एक तो ये कारण हुआ,
यानी कि जब आवेश चलता है, तो जब आवेश चल रहा होता है तो बीच में कौन आ जाते हैं? जो ना चलने वाले आवेश हैं वो आ जाते हैं। और ना चलने वाले आवेश कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और वो रहते किसके अंदर है? नाभिक के अंदर। यानी कि पूरा नाभिक है, उससे ही वो टकरा जाते हैं और टकराते ही रुक जाते हैं और हमारी विद्युत धारा खत्म। क्लियर है ना? विद्युत धारा तो जब आवेश चलते हैं तभी बनती है। इतना तो सबको क्लियर है ना? सबको? हाँ, ठीक है। तो ये हमने पता कर लिया, अपना रीजन, कारण पता कर लिया कि ना चलने वाले आवेश की वजह से ये प्रतिरोध होता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इस तार को मैं पतला कर दूं, धक्के मार के चल रहे हैं, ये यहाँ पे किससे टकराएंगे? नाभिक से टकराएंगे, या ना चलने वाले आवेश के साथ टकराएंगे और रुक जाएंगे। क्लियर है? अब इसी तार को अंदर, ये तार है, ये पतली तार है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से तो एक आवेश एंटर किया, या यूँ समझ लो 1 मिनट के लिए कि ये लाइन है, या सीधा मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँ, 20 बच्चों को खड़ा कर दूँ, ठीक है, और उसके अंदर से एक को बोलूँ कि तू इसके अंदर से निकल जा। निकलने में कठिनाई आएगी या आसानी से निकल जाएगी? कठिनाई आएगी, क्योंकि मैंने सबको एक साथ खड़ा कर दिया। ठीक है। फिर मैं एक दूसरा काम करता हूँ, क्या कि उनको ऐसे चौड़ा करके खड़ा कर दूँ। आ जाओ, चौड़ा करके मैंने खड़ा किया और फिर एक बंदे को बोला कि निकल जाओ, आराम से निकल जाएगा ना। यानी कि अगर हमने ऐसे चौड़ा करके किसी को खड़ा किया है, यानी कि जगह बीच में डिस्टेंस रख के और बच्चों को खड़ा किया है, और बीच में से किसी को निकलने के लिए बोला, आसानी से निकल जाएगा। यानी कि चलना क्या हुआ? आसान हुआ। ठीक है। और अगर उनको पास पास खड़ा किया है तो चलना मुश्किल है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आ जा इस तार के अंदर। आपको बताया कि बच्चों को अगर मैं एक साथ एक ही लाइन में 15 बच्चे एक ही लाइन में मैंने खड़ा कर दिया, एक बच्चा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, और फिर उनके बीच में से किसी को निकलने के लिए बोलूँगा, तो आपको पता है, या सिंपल इसका यूँ समझो कि पूरी भीड़ लगी हुई है, जमघट लगा हुआ, और उसके अंदर से निकल के जाना है, बहुत मुश्किल होगी ना। एक इधर से कोनी मारेंगे, फिर इधर से कोनी मारेंगे, फिर इधर से, फिर निकलेंगे, है ना। और ये तेज़ तेज़ तो हम बिल्कुल चल ही नहीं सकते, चलेंगे तो भी आराम आराम से, और जब तक आखिर तक पहुँचेंगे तब तक हाँफ चुपे होंगे, मतलब थक जाएंगे, है ना। यही होता है। और जब वही जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम हो गई है, यानी कि छितरा गई है, इधर से अगर आपको निकलना है फिर आसानी से निकल जाओगे, किसी से टकराओगे नहीं। यही है ना। यहीं यहाँ पे अगर ये आवेश यहाँ से जा रहे हैं, क्लियर है, और सामने ये वायर पतली है, तो ज़्यादा टकराने के चांस होंगे ना, समझ रहे हो। और लंबी ज़्यादा है तो ज़्यादा से टकराएगी। अगर वायर छोटी होती तो कम से टकराएगी और आसानी से आवेश पार निकल जाएगा। लेकिन ये तार की लंबाई पहले इतनी है, तो इसको यहाँ पे भी टकराना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और टकराते टकराते यहाँ पे स्लो हो जाएगी, लेकिन फिर भी पार निकल जाएगी। लेकिन ये तार इतनी लंबी है तो ज़्यादा से यहाँ से फिर इसके साथ जो यहाँ पे परमाणु हैं उनके साथ भी टकराएगी, आगे टकराती टकराती और ठीक है ना। यानी कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा और प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा परमाणुओं के साथ टकराएगी। समझ में आ रहा है ना। ये ज़्यादा लंबा चलना है तो ज़्यादा थकान तो होगी ही होगी। क्लियर है। तो अगर आपके पास एक तार है जिसकी मोटाई कम है और वो बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगेगा, प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी। क्लियर है ना। अगर कहीं पे तार पतली है या रास्ता पतला है तो वहाँ से चलने में तो मुश्किल होगी ही होगी, और वहाँ पे रुकावटें भी ज़्यादा होंगी ही होंगी। क्लियर है ना। बिल्कुल ऐसा ही प्रतिरोध के अंदर होता है। जहाँ पे तार पतली हो या फिर तार लंबी हो तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा। यानी कि मैं यूँ कह दूँ कि अगर तार की लंबाई ज़्यादा है, लंबाई अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? एक चीज़ और, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था कि मुझे यहाँ से इस दीवार से लेके उस दीवार तक आवेश पहुँचाना है, तो मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक तो तार चाहिए ही चाहिए। यानी कि लंबाई आप हर बार कम नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि अपना जो रास्ता है चलने के लिए उसको चौड़ा कर दें। चौड़ा कर दें तो सामने मान लो यहाँ पे कोई ट्रैक्टर खड़ा है, वो रोक रखा है, हम साइड से होकर अपनी गाड़ी निकाल लेंगे। यही करते हैं ना रास्ते के ऊपर, अगर चौड़ा रास्ता है तो। लेकिन अगर रास्ता दोनों तरफ खाई है और सामने बीच में रास्ते के ऊपर ट्रैक्टर खड़ा है, फंस गए वहीं पे। यानी कि आवेश रुक गया, आवेश रुक गया, चल नहीं पाई, विद्युत धारा भी रुक गई। क्लियर है ना। तो अगर मैं इस तार को यहाँ से इतना पतला करने की बजाय इसको कर दूँ मैं मोटा, इतना मोटा, ठीक है ना, तो क्या होता है
तो जो ये आवेश इसके साथ ये टकराने के बजाय क्या हो जाएगा, ऐसे साइड से होकर निकल जाएगा, यहाँ साइड से होकर निकल जाएगा, निकल तो जाएगा ना, यानी कि रास्ता इसे मिल गया चलने के लिए। और जैसे ही चलने के लिए रास्ता मिला, प्रतिरोध कम। क्लियर है ना, समझ रहे हो क्या कम? टाइम भी कम लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़, अगर मोटाई, अच्छा मोटाई को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज़ है, मोटाई को क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। अच्छा, इसकी ये वाली चौड़ाई है कि ये वाली चौड़ाई है? ये वाली चौड़ाई है, लेकिन मैंने मोटा इसको ऐसे किया है। अब बताओ चौड़ाई बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओ। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये वाली साइड भी लेनी पड़ेगी और ये वाली साइड भी लेनी पड़ेगी। क्लियर है ना, अगर इसको आपको मोटा करना है तो। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यानी कि ये दोनों साइड, और किसके अंदर ये दोनों इंक्लूड होती है? किसके अंदर? वर्ग के अंदर, आयत के अंदर। आयत का क्या निकालते हो? क्षेत्रफल। तो ये दोनों साइड अगर आपको इंक्लूड करनी है तो क्या लेना पड़ेगा? क्षेत्रफल। अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं? क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूं। तो क्या है? लंबाई में, लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज़्यादा तो प्रतिरोध कम। क्लियर है? इतना समझ रहे हो? हाँ, बस इन्हीं दो मुख्य रूप। अच्छा एक चीज़ और, दो तो हमने पता कर लिया, एक तो ये वाला तो था, ना चलने वाले आवेश की वजह से तो प्रतिरोध होता है। ये दो नीचे जो हमने लिखे हैं ये है कारण मुख्य रूप से, कि हम प्रतिरोध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्या। अगर मैं कहूँ कि किसी तार का प्रतिरोध कम करना है, क्या करो? कैसे? तार मोटा कर सकते हैं। मोटा मतलब क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो क्या? तार की क्षेत्रफल ज़्यादा या मोटाई ज़्यादा तो प्रतिरोध कम। अगर मैं अब कह दूं कि प्रतिरोध ज़्यादा करना है, हाँ, मोटाई उसकी कम कर देंगे, लंबाई ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा हो गया। क्लियर है? अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना। इस वायर के अंदर अगर मैं आपको कह दूं ये इतनी वायर है, एक यहाँ से पकड़ रखा है, ये वहाँ से पकड़ रखा है, ठीक है। इस तार का मुझे प्रतिरोध ज़्यादा करना है तो क्या करना होगा? इसकी लंबाई बढ़ा दूंगा, यानी कि ये इतनी लंबी कर दूंगा, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा इसका। क्लियर है ना? अब मैं कह दूं कि यही तार था इतना, इसका प्रतिरोध कम करना है, मोटाई बढ़ा देंगे। और ये अब देखो, इसको मैंने अगर ऐसा कर दिया, देखो लंबाई भी कम हो गई, लंबाई भी कम हो गई और मोटाई भी ज़्यादा हो गई। अगर आपने लंबाई कम मोटाई ज़्यादा कर दी तो क्या बढ़ेगा? कम होएगा। हाँ, प्रतिरोध कम होगा। ये प्रतिरोध कम ज़्यादा कैसे करना है, समझ में आया क्या? अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताना, ये तो हमने लंबाई कम ज़्यादा कर ली। अब इसके अंदर तार है, वो प्लास्टिक की लगी हुई है, मोटाई आपने बहुत कर दी उसकी, फिर भी क्या प्रतिरोध कम हो गया क्या उसका? मतलब उसके अंदर से विद्युत धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी ना, क्योंकि तार किसका है? प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक तो कुछ अलग है, वो तो अपने अंदर से विद्युत धारा जाने ही नहीं देता है। इसके अंदर एक चीज़ तो हमने इतना तो समझ लिया कि अगर हमने तार मोटी कर दी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तार पतली कर दी तो भी प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने तार ही बदल दी, पहले वो तार कॉपर की थी और अब मैंने वो तार कर दी प्लास्टिक की, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना ज़्यादा। हाँ, तो यही चीज़, यानी कि अगर आपने तार बदल दी, पहले वो किसी और पदार्थ की थी, बाद में वो किसी दूसरे पदार्थ की तार हो गई, तो प्रतिरोध कम होगा कि ज़्यादा होगा कि बदलेगा? अगर वो चालक होगा पदार्थ तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। हाँ, यानी कि एक सिंपल सी चीज़ इतनी है कि अगर हमने तार बदल दिया तो प्रतिरोध भी बदलेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि प्रतिरोध हमारा मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर हुआ। एक तो कि तार कितना लंबा है, यानी कि तार की लंबाई पे। दूसरा चीज़ प्रतिरोध किस पे निर्भर हुआ? उसकी मोटाई पे। और तीसरा चीज़ वो तार किससे बना हुआ है। क्लियर है? ये 3 चीज़ों पे तार की जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। क्लियर है? इसको हम लिख लेते हैं।